हेलो देयर स्टूडेंट्स, हो सर आप सब ठीक ही रहेंगे। आज हम चैप्टर जो चालू करेंगे वो है चैप्टर नंबर 3, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। अब क्वेश्चन आएगा पार्ट 1 कहाँ गया। पार्ट 1 तो देखा जाएगा कब होगा, बट फिलहाल के लिए वी विल स्टार्ट पार्ट 2। एंड आप तो मुझे जानते ही रहेंगे, आई एम पिनाकी चौल। तो आज हम चालू करेंगे पार्ट 2, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है इन साइंस 2 सब्जेक्ट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट। ठीक, तो लाइफ प्रोसेसेस जनरली रिफर्स टू कि हमारा एक लिविंग बीइंग को लिविंग या लाइफ किसे बोलेंगे। लिविंग अ बीइंग इज़ अ लाइफ बिकॉज उसमें कुछ प्रोसेसेस चल रहे हैं जो उसको ज़िंदा रखने में मदद कर रहे हैं। तो ऐसे कौन से प्रोसेसेस है जो जनरली एक ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखता है, वही हमें देखना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें यही है कि व्हाट आर दोस इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस जिसके वजह से अ बीइंग इज़ अ लिविंग बीइंग एंड नॉट अ नॉन लिविंग बीइंग। तो एक उस लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग में जो फ़र्क है वो हमें जानना पड़ेगा। तो जो प्रोसेसेस हमें लिविंग बनाते हैं उनमें कुछ नोट डाउन किया है। तो सबसे पहला प्रोसेस है मूवमेंट को लेकर। अब मूवमेंट आप सभी को पता रहेगा कि मूवमेंट इज़ व्हेन यू बेसिकली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। कंट्रोल ब्रेन करता है, कोऑर्डिनेशन मसल्स एंड बोन्स के बीच में रहता है। तो आप जब एक जगह से दूसरी जगह चल के जा रहे हैं तो उसमें आपने देखा रहेगा आपके हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन, हैंड टू फीट कोऑर्डिनेशन रहता है, तब जाकर आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ये सबसे पहला प्रोसेस है जो आपको कैटेगराइज करेगा कि आप लिविंग बीइंग है कि नहीं। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है, प्लांट्स मूवमेंट नहीं करते, बट दैट डजंट मीन्स कि वो लाइफ लिविंग बीइंग नहीं है। सो इट्स वन ऑफ द प्रोसेस दैट क्लासिफाइज यू एज अ लिविंग बीइंग। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ऑब्वियसली नाम सुना सुना लगेगा, बट मुझे पता है मोस्ट ऑफ द लोग इसको आप तो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर टू डिफरेंट थिंग। वीडियो को यहाँ पॉज करना और ट्राई करना इन दोनों के बीच में फ़र्क पता करने को। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना इनमें डिफरेंस क्या है। फिलहाल के लिए अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। जनरली आपको यही लगेगा कि दोनों सेम है, बिकॉज दोनों में ही होता यही है कि रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग दोनों को हम सेम इसलिए बोलते हैं बिकॉज हमें लगता है कि दोनों में ही होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन यानी ब्रीद इन करना, एक्सहेलेशन यानी कि ब्रीद आउट करना। बट एक्चुअल में ये केस नहीं है। ब्रीदिंग तो इज़ करेक्ट कि इट इज़ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, बट रेस्पिरेशन इज़ नॉट एग्जैक्टली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इसमें आप इनहेल एंड एक्सेल तो करेंगे, दैट इज़ बट ऑब्वियस, बट इसके साथ साथ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी करना है, दैट इज़ एनर्जी प्रोडक्शन। विदाउट एनर्जी प्रोडक्शन आप लाइफ रहेगा ही नहीं ना। तो जो एनर्जी प्रोडक्शन है ये वाला है मेन फैक्टर रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन इज ब्रीदिंग प्लस एनर्जी प्रोडक्शन। वापस से मैं रिपीट करता हूँ, रेस्पिरेशन इज नथिंग बट ब्रीदिंग प्लस एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये होता है कंप्लीट आपका रेस्पिरेशन। नेक्स्ट जो हुआ सबसे इंपॉर्टेंट वो है ग्रोथ। ग्रोथ तो आपको आइडिया रहेगा, ये जब आप बर्थ होता है आपका तो आप बहुत छोटे रहते हैं, फिर धीरे धीरे एज यू ग्रो अप योर साइज इंक्रीजेस, आपका हाइट बढ़ता है, आपका वेट बढ़ता है। तो दैट इज नथिंग बट ग्रोथ, जो कि क्लासीफाई कराता है कि आप एक लिविंग बीइंग है। बिकॉज नॉन होते हुए नहीं देखा रहेगा, घर पे सोफा खरीदा रहेगा 10 साल से वो एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, बट साइज वही है उसका। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन ही तो चैप्टर का नाम है, मतलब चैप्टर का नाम नहीं है बट चैप्टर में हमें रिप्रोडक्शन ही पढ़ना है। तो इसे तभी देखेंगे कि ये क्यों एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। इसको छोड़ के नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन ये दोनों एक दूसरे से लिंक है। न्यूट्रिशन मतलब आप जो खाना खाते हैं, आप जो फूड लेते हैं, वो फूड जब डाइजेस्ट होता है तो उसमें से बॉडी आपका एसेंशियल जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, वो अब्जॉर्ब करके अपने अंदर ले लेता है बॉडी, ताकि इसको यूज़ कर सके। क्या किस लिए यूज़ होगा? ऑब्वियसली यूज़ होगा रेस्पिरेशन में, ताकि आपको एनर्जी मिलेगा। उस एनर्जी से आप बाकी के लाइफ प्रोसेस को कर पाएंगे। सिमिलरली जब फूड में से आपने सभी न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए तो उसके बाद जो चीज़ बचेगा दैट विल बी वेस्ट, एंड यही वेस्ट को आप अपने बॉडी से बाहर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बाय एक्सक्रीशन। एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है, बिकॉज न्यूट्रिशन एक बार सारे अब्जॉर्ब हो गए तो जो बचा कुचा उसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। सो दिस इज कंसिडर्ड अंडर एक्सक्रीशन।
तो ये हो गया आपके कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट 6 लाइफ प्रोसेसेस जो आपको बताएगा कि यू आर अलाइव और नॉट। अच्छा, इनमें से कोई भी लाइफ प्रोसेस अगर गया या कहीं पर ख़राब हो गया तो आपकी लाइफ जीते जी नरक बन जाएगी। तो इन्हीं पे हमें आगे स्टडी करना है। इन्हीं में से मेनली रिप्रोडक्शन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज यही हमारा मेन टॉपिक है, रिप्रोडक्शन। लेट्स सी कि और आगे क्या क्या क्वेश्चन है। बाय द वे, ये क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक से ही लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो है विच लाइफ प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय बॉडी। अभी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि कौन सा लाइफ प्रोसेस जिससे आपको एनर्जी मिलेगा। डेफिनेटली इट वाज रेस्पिरेशन, जिसमें होता क्या है, वापस से रेस्पिरेशन में होता है ब्रीदिंग करते। ब्रीदिंग आपको ऑलरेडी पता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, प्लस एनर्जी प्रोडक्शन इज नथिंग बट योर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर वही बोले कौन सा प्रोसेस से आपको एनर्जी मिलेगा, डेफिनेटली वो रेस्पिरेशन है। अगर रेस्पिरेशन नहीं हुआ तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगा, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है तो आप जिंदा नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला है विच आर द मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। ये आप नहीं रहेगा बिकॉज ये चैप्टर नंबर 2 में है और हमने डायरेक्टली स्किप करके चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। सेल डिवीजन 2 टाइप के होते हैं, एक है माइटोसिस, एक है मियोसिस। इनके बारे में अगर आपने कहीं पर कुछ सुना रहेगा तो माइटोसिस 1 का 2 बनाता है सेल्स और मियोसिस 1 से 4 सेल बनाता है। अभी के लिए आपको यही डिफरेंस याद रखना है। माइटोसिस इज 1 सेल दैट गिव राइज टू 2 सेल्स एंड मियोसिस में 4 सेल बनते एक सिंगल सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमोसोम इन सेल डिवीजन। अगेन सेम प्रॉब्लम आपके सामने है, सेल डिवीजन आपने स्टडी नहीं किया है इसलिए यू कांट से व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमोसोम्स। अभी के लिए मान लीजिए क्रोमोसोम्स होते क्या है, क्रोमोसोम्स डीएनए से बने हुए थे और डीएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है और वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम सेल डिवीजन करते हैं। इसको डिटेल में हम चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 में करेंगे। अभी के लिए बस आप याद रख लीजिए। अच्छा, तो बैक टू द टॉपिक। जैसे कि मैंने बोला कि इस चैप्टर का मेन फोकस होगा रिप्रोडक्शन। हमें देखना है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, हाउ रिप्रोडक्शन इज क्लासिफाइड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन होता क्या है एंड कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर हमें देखने मिलेगा, वो सब इसमें हमें डिटेल में स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में जैसे कि इसमें डिफाइन किया गया है, इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है कि एक मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, तो ये ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली ये तो अमर नहीं है, इसको कभी ना कभी तो मरना ही है। तो अगर इसने रिप्रोड्यूस करके एक नए ऑर्गेनिज्म को नहीं बनाया तो इसका तो लाइफ सालों बाद तो इसकी स्पीशीज़ तो रुक जाएगी। स्पीशीज़ रुकी तो नया ऑर्गेनिज्म आएगा नहीं, तो ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ऐसा होना अलाउड नहीं कर सकते हम लोग। तो कोई भी एक स्पीशीज़ को अगर ज़िंदा रहना है तो वो ऑब्वियस ही बात है एक नया ऑर्गेनिज्म अपने से बनाएगा ही, ताकि उसकी स्पीशीज़ जो है वो ज़िंदा रहे एंड सो ऑन। ये बढ़ते रहेंगे। तो एक ऑर्गेनिज्म से एक नया ऑर्गेनिज्म बनना ऑफ द सेम स्पीसीज, इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में बहुत सारे चीज़ें इन्वॉल्व है, तो इसमें उन्होंने बोला है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग और रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस। यानी अब जिंदा है कि नहीं ये पता रहने के लिए कुछ लाइफ प्रोसेसेस होना ज़रूरी है, उनमें से एक लाइफ प्रोसेस रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट बोला है कि इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरियस रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया नहीं रहेगा, ये वापस से चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 का कंसेप्ट है, तो वहाँ पर हम क्लियर करेंगे व्हाट इज़ एवोल्यूशन। बेसिकली एवोल्यूशन यही होता है कि जब एक स्पीशीज़ धीरे धीरे सर्वाइव करता है, अडेप्ट करता है अपने एनवायरनमेंट में और उस हिसाब से वो अपने बॉडी में लाता है कुछ चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, दैट इज़ एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन होने के लिए भी रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि मैंने बोला बेसिक 2 रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, इन्हें ही हमें डिटेल में स्टडी करना है कि व्हाट इज़ सेक्सुअल एंड व्हाट इज़ एसेक्सुअल। हम स्टार्ट करेंगे अभी के लिए एसेक्सुअल में। अच्छा, अगर कोई भी वीडियो के पार्ट में अगर डाउट रहेगा तो मेक श्योर कि यू रीवाइंड द वीडियो, पीछे जाइए वापस उस चीज़ को सुनिए और फिर भी नहीं समझे तो कॉमेंट में डालिए, मैं वापस से इसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहले जैसे कि मैंने कहा हम स्टार्ट करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच
न्यू ऑर्गेनिज्म, और रिप्रोडक्शन में मैंने बोला था कि एक ऑर्गेनिज्म से एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। बट एसेक्सुअल में खास क्या है, एसेक्सुअल में है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो विदाउट यूजिंग एनी गैमेट्स एक नया ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा। आप बोलेंगे व्हाट इज गैमेट्स? तो गैमेट्स जो है, गैमेट्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स जो रिप्रोडक्शन में काम आते हैं इन हायर ऑर्गेनिज्म। लोअर ऑर्गेनिजम्स में ये चीज़ नहीं होता है। इसमें सिर्फ सिंपल सा एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को बर्थ दे सकता है। जब मैं सेक्सुअल पार्ट में जाऊंगा तब आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि व्हाट आर गैमेट्स। तो अभी के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एक नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी गैमेट्स। यहाँ पर कोई गैमेट्स नहीं रहता है। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट हमें बोलना है कि एज सिंस यहाँ पर कोई गैमेट्स नहीं है, तो गैमेट्स जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेल गैमेट्स और एक होता है फीमेल गैमेट्स। और फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स जब यूनाइट करते हैं तब जाके एक जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट ही बाद में जाकर एक न्यू ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये वाला सेक्सुअल का प्रोसेस है, और ए सेक्सुअल में तो गैमेट्स है ही नहीं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट कुछ भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर होता क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने से ही एक और नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है, और ये दोनों ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली सेम होंगे देखने में, बिकॉज इसके पास जितने भी डीएनए मटेरियल था ये इसने सेकेंड जनरेशन में पास कर दिया, तो ये दोनों दिखने में एकदम से जुड़े हुए होंगे। तो यहाँ पर सिंस कोई गैमेट नहीं है तो ये दोनों ही क्या होंगे, ये दोनों ही बहुत सिमिलर होंगे। अब इसके एक कुछ फ़ायदा भी है और कुछ नुकसान भी है। हमें नेक्स्ट वही देखना है क्या फ़ायदा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और क्या नुकसान है। नेक्स्ट पार्ट में स्लाइड में हम देखेंगे कि यहाँ पर इसमें बोला गया इट इज़ अ यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। यूनिपेरेंटल, यूनि का मतलब होता है सिंगल, पेरेंट मतलब एक ही पेरेंट है, तो ऑब्वियसली एक ही पेरेंट रहेगा। अगर एक ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली एक नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है तो यहाँ पर तो एक ही ऑर्गेनिज्म रहा ना, तो दैट मीन्स जो पेरेंट है इसके लिए जो पेरेंट रहेगा एक ही पेरेंट रहेगा, तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ यूनिपेरेंटल और रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये होगा बाय यूजिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोसिस मैंने तुम्हें पहले ही बताया, माइटोसिस एक सेल से दो सेल बनेंगे तो इसको हम लोगों ने माइटोसिस। तो ये वाला पार्ट जो है ये asexual reproduction generally happens with mitotic cell division. Again I am stressing the point generally क्योंकि कुछ ऐसे पार्ट आएंगे जैसे माइटोसिस फॉलो नहीं भी कर सकता है, वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, इस केस में इन्होंने बोला है देयर इज एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये ड्रॉबैक देगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट तो था नहीं, तो अगर दो गैमेट होते हैं मेल और फीमेल गैमेट, इनका दोनों थोड़ा थोड़ा डीएनए अलग होता है, और जब दोनों डीएनए मिक्स होता है तो एक न्यू टाइप डीएनए बनता है, यानी कि इसको बोलते हैं रिकम्बाइन हुआ डीएनए। और इससे जो ऑर्गेनिज्म ना ही पूरी तरह से मेल जैसे दिखने में होगा ना ही फीमेल जैसा, ये कुछ अलग ही दिखेगा, बट दोनों के ही थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स रखेगा। तो ये काम आता है इवोल्यूशन में। बट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनके केस में तो सिर्फ एक ही गैमेट है। एक ही गैमेट होने की वजह से प्रॉब्लम क्या है, ये जैसा का वैसा ही सिमिलर ही पास करेगा अपने जीन को, और एक तरह से सभी के सभी हमशक्ल्स होंगे। तो ये एक ड्रॉबैक है। क्यों ड्रॉबैक है तो ये समझना पड़ेगा। देखिए, अगर कोई समझो एक पॉइजन आया और वो पॉइजन अगर पेरेंट जनरेशन को मार सकता है तो पॉइजन एग्जैक्टली सन के जनरेशन को भी मारेगा, थर्ड जनरेशन को भी मार देगा, बिकॉज सभी के सभी डीएनए सेम है, डीएनए में कुछ फर्क नहीं है, तो इन लोगों में कोई डिफरेंस नहीं है। एवरी ऑर्गेनिज्म इज वन एंड द सेम ओनली। तो इस तरीके से एक ड्रॉबैक बन जाता है, बिकॉज इनके लिए डेंजर बहुत ज़्यादा है, सर्वाइवल बहुत टफ हो जाएगा इन लॉन्गर प्रोसेस। अच्छा, इसमें फ़ायदा क्या है, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ़ायदा है कि बहुत ही कम कॉम्प्लिकेटेड है एंड बहुत ही फास्ट है। बहुत फास्ट क्यों, बिकॉज एक ही पेरेंट चाहिए, उससे ही नेक्स्ट वाला बन जाएगा, कोई ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, कोई ज़्यादा रिसोर्स नहीं लगेगा। अगर कंडीशन ठीक हुआ और सब कुछ परफेक्ट हुआ तो ये आगे रिप्रोड्यूस कर लेगा। सिमिलरली ये भी आगे रिप्रोड्यूस करेगा अगर सारे कंडीशंस ठीक रहे तो। दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसेस। तो ये सारे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो ये एसेक्सुअल के लिए आंसर बन सकता है। बाय द वे, ये जो पीडीएफ है ये पीडीएफ आपको ऑलरेडी नीचे सेक्शन में अवेलेबल रहेगा, यू कैन जस्ट डाउनलोड इट एंड गो थ्रू इट फॉर रिविजन।